नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए और इस क्लास में हम बात करेंगे पावर की। करेक्ट। तो पावर को हम फिनिश कर लेंगे। पावर में आया हुआ एक जे एडवांस में आया हुआ, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पावर में, बहुत ही बेसिक। तो पहले हम पावर के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, किस किस कॉन्सेप्ट्स के, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। ओके। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करा के इसको फिनिश करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे, दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। ओके स्टूडेंट्स। नाउ तो बच्चों ध्यान से चेक करिए पावर। अब पावर क्या है, देखिए थोड़ा आपको मैं समझा देता हूं, जो बच्चे थोड़ा सा नए होंगे, 9th क्लास में नहीं पढ़ा है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ये क्या बात हो गई, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पावर का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आइए इसको एक एग्जांपल, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी फिजिक्स में ऐसा बोल रहा है रेट ऑफ का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना। तो पर यूनिट टाइम में कितना वर्क हुआ है, इस बात को बताने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं पावर, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये एक यंग मैन है, ये क्या है, एक यंग मैन है ये, ठीक, ये यंग मैन है। और ये है एक ओल्ड मैन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ये है एक ओल्ड मैन। ओके, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं बहुत आसान तरीके से। अब मान लीजिए बच्चों क्या, कि इस यंग मैन ने 1 सेकेंड में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसने 1 सेकेंड में कितना वर्क किया, 100 जूल का। और इस ओल्ड मैन ने बच्चों 1 सेकेंड में कितना वर्क किया, लेट अस से इसका जो वर्क है वो है 50 जूल्स का। करेक्ट। तो वैसे तो सभी बच्चों ने पावर पढ़ा होगा, पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, 9th क्लास वाला हम लोग यूज कर रहे हैं। P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके। सो यहां पर अगर आप इसकी पावर कैलकुलेट करोगे, सो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू इसका कितना है 100 जूल्स, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका, यहाँ पर 100/1 इज 100। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, WATT वॉट, यानी कि पावर का जो SI यूनिट है वो क्या आपका वॉट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करोगे, सो पावर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका W/T। सो W कितना है 50 जूल, और टाइम कितना है आपका यहाँ पर 1 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 50, और जूल पर सेकेंड को आप क्या बोलते हो, वॉट बोलते हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे ही वॉट कहीं पर लिखा हो तुरंत समझ जाएगा, वॉट को हटा के जूल पर सेकंड अपने मन में सोचोगे, क्या सोचोगे, जूल पर सेकंड। मतलब यंग मैन की जो पावर है 100 वॉट है, इसका मतलब हमने पूछा भाई इस बात से आप क्या समझते हो कि यंग मैन की जो पावर है वो 100 वॉट है, इसका मतलब बच्चों यंग मैन, वॉट को हटा के क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड, अपने मन में ऐसा सोचोगे। यानी कि जो यंग मैन है वो हर 1 सेकंड में 100 जूल वर्क करता है, और जो ओल्ड मैन है बच्चों 50 वॉट है उसकी पावर, तो वॉट को हटा के क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड। यानी कि जो ओल्ड मैन है वो हर 1 सेकंड में कितना करता है, 50 जूल वर्क करता है। तो किसकी पावर अच्छी है, मतलब किसका रेट ऑफ डूइंग वर्क अच्छा है, यानी कि पर यूनिट टाइम में ज्यादा वर्क कौन कर सकता है, यंग मैन। अब इसी तरीके से बच्चों मैकेनिकल मशीन्स भी होती हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल मशीन्स भी होती हैं, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पंप। पंप के बारे में आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसी तरीके से दो पंप भी हो सकते थे हमारे पास, ये वाला पंप और ये वाला पंप, भाई इलेक्ट्रिक पंप जिससे आप पानी चढ़ाते हो, ठीक है ना। ओके, तो वहां पर क्या हो जाता, वहां पर यूनिट टाइम में, मैं आपको थोड़ा सा पंप के बारे में बता देता हूं, यहां पर जरा समझिए जरा, जिनको नहीं पता। ये मान लीजिए कोई पंप है, ये पंप फर्स्ट है और ये सेकंड पंप है, ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट पंप है और ये सेकंड पंप है। करेक्ट। अब देखो जो पंप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, आपको पता है आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो ये ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा कंज्यूम करेगा, ठीक। यहां से आपने इसको क्या दिया, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। और फिर ये पंप आपको क्या करके देगा, वर्क करके देगा, सही है ना। पंप का वर्क क्या होता है बताइए, पंप का वर्क क्या होता है भाई, देखो पंप को आप एनर्जी दोगे तो उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। पंप का वर्क क्या है, पानी को ऊपर चढ़ाना, ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को ऊपर चढ़ाता है वो, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ वर्क करके देगा, और यहां पर ये आपको कुछ वर्क करके देगा। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए बच्चों 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसने एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, 100 जूल फर्स्ट पंप ने। और हम इसको आइडियल पंप मान के चल रहे हैं, कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा, हम इसको आइडियल पंप मान के चल रहे हैं। आइडियल पंप कौन सा पंप होता है, जितनी एनर्जी लेगा उतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 यूनिट टाइम में उतना ही वर्क करके आपको दे देगा, मतलब कोई भी लॉसेस यहाँ हीट वीट के फॉर्म में नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक। ओके, तो यहां पर बच्चों वर्क ये कितना करके दे रहा है आपको, 100 जूल, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, ठीक। और दूसरा जो आपका पंप है ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितनी, 50 जूल की, और वर्क कितना करके दे रहा है ये 50 जूल, कितने टाइम में, 1 टाइम में,
1 टाइम का मतलब 1 यूनिट टाइम में, ठीक। सो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? अब देखो पावर आप इलेक्ट्रिकल पंप में दो तरीके से देख सकते हो, इनपुट साइड से, आउटपुट साइड से। इनपुट साइड से पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? E/T, यानी कि रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, पर यूनिट टाइम में किसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी, पर यूनिट टाइम में जिसने जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करा होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, ठीक। और अगर आप चाहो तो आउटपुट साइड से भी पावर बता सकते हो, P = W/T लगा के, ठीक है स्टूडेंट। सो यहां से P = E/T 100 जूल, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, 100/100, और जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा? वॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से यहाँ पे W की वैल्यू आप कितना रखोगे? 100, और टाइम का 1, तो आ जाएगा 100 वॉट, सही। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, P = E/T करोगे, ठीक है। चाहे आप P = E/T करो, और आप चाहे P = W/T करो बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर कितना आने वाला है? 50 वॉट आएगा, करेक्ट। अब मुझे आप ये बताइए कि आप बाजार से ये वाला पंप खरीद के लेके आओगे या ये वाला खरीद के लेके आओगे? अगर आपको टैंक में ऊपर पानी चढ़ाना है तो जवाब है ऑब्वियसली आप ये वाला पंप खरीद के लाओगे। हालांकि और भी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि भाई कितने रुपए का है ना, कौन महंगा है कौन सस्ता, वो सब बातें हटा दें। अगर आपको केवल वर्क पे फोकस करना है कि आपको पंप से वर्क लेना है, आपको पर यूनिट टाइम में ज्यादा से ज्यादा पानी ऊपर चढ़ाना है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वाला पंप आप खरीद के लेके आओगे। इसकी पावर ज्यादा है, ये 1 यूनिट टाइम में आपको 100 जूल वर्क करके देगा, ठीक। और ये वाला पंप 1 यूनिट टाइम में आपको ओनली 50 जूल वर्क करके देगा, तो ये वाला पंप गुड पंप है। तो बच्चों इसलिए हमने बोला क्या, पावर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो मशीन जितना ज्यादा वर्क करेगी उसकी पावर उतनी ज्यादा मानी जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं तो आप इनपुट साइड से भी पावर को बता सकते हैं, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रिकल मशीन जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसलिए हमने पावर का डेफिनेशन यहां बनाया क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग का वर्क का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जाता है, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जाता है किसी मशीन के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो वही उसकी क्या है? पावर है। अब ध्यान से चेक करो, ये सब तो 9th क्लास का बच्चों रिवीजन था। अगर आप 10th क्लास में आओगे, 10th कह रहा हूँ सॉरी, अगर आप 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता है ऑब्वियसली थोड़ी सी एडवांस चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पर बच्चों जो पावर होगा उसको हम W/T से ना दिखा के कैसे दिखाएंगे? W/T से हम ना दिखाकर, W/T से ना दिखा के हम रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम dW/dt से दिखाया करेंगे। कैसे? dW/dt। dW/dt क्या है बताइए? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी मैकेनिकल मशीन और बाय एनी ऑब्जेक्ट और बाय एनी इलेक्ट्रिकल मशीन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, तो यही क्या है? आपकी पावर है। अब बताइए इसका यूनिट, अभी अभी मैंने बात करी थी, तो इसका यूनिट बच्चों कितना हो जाएगा आपका? इसका यूनिट हो जाएगा वॉट, इसका यूनिट हो जाएगा वॉट, ओके। और आपको पता है 1 किलो वॉट को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 kW। 1 किलो वॉट में कितने होते हैं आपके? 1000 वॉट, ओके। और 1 हॉर्स पावर में ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। 1 HP का मतलब क्या होता है? 746 वॉट्स, ओके। तो ये सब न्यूमेरिकल में आपको तरह तरह मिलता रहेगा, तो आपको याद होता रहेगा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी बेसिक चीजें थी। अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में। इसकी डायमेंशंस के बारे में अगर आप बात करोगे, डायमेंशंस, ठीक, तो आपको पता है P = W/T। तो ऊपर आप किसका डायमेंशन रखोगे? वर्क का, और नीचे टाइम का, ठीक है स्टूडेंट। सो वर्क का डायमेंशन हो गया आपका कितना? ml² T-2, ये बहुत बेसिक चीज है, और टाइम का T। तो यहां से आ जाएगा आपके पास बच्चों डायमेंशन पावर का कितना? ml² T-3। तो ये डायमेंशन आ गया इसका। ऑब्वियसली पावर किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? वर्क पे। तो पावर कैसी क्वांटिटी हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। पावर कैसी हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। पावर हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं सवालों के बारे में, कैसे सवाल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे सवाल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ओके। नाउ अब ध्यान दें, अगर मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं बचेगी ना, तो पावर को हम, वैसे मैंने पेज बना के रखे थे, लेकिन पावर को फिर हम कहीं और डिस्कस कर लेंगे। मैं स्टार लगा दूंगा, वो आप देख लेना PDF में, ठीक है ना, क्योंकि जगह शायद कम पड़ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब पावर के जो सवाल है वो आपको दो तरीके से मिलेंगे। P = क्या होता है? dW/dt, ठीक। तो इसमें जो टाइप 1 आपको मिल सकता है वो तो आपको पता ही है, क्या? वर्क आपको दे देगा, वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। क्या दे देगा आपको? वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वर्क टाइम का फंक्शन दे देगा, वर्क को आप डिफरेंशिएट कर दोगे, पावर आ जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है। मान लीजिए बच्चों वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है,
किसी मैकेनिकल मशीन के द्वारा किया गया वर्क 3t² प्लस 2t प्लस 1 से दिखाया जाता है। देखो वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अब आपको उसने बोला फाइंड द पावर, सो पावर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, dw/dt, सही है, ओके। तो कितना हो जाएगा बताओ, इस w का डेरिवेटिव करोगे आप, हाँ भाई 3t² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन 2 आ गया, 2 3 जा 6, 6t प्लस 2t का कितना हो जाएगा भाई 2 और 1 का हो जाएगा 0। तो ये आ गई आपकी क्या पावर इन वॉट्स। टाइम अगर सेकंड में, ठीक है, वर्क अगर जूल में, तो पावर आ जाएगी आपकी किस में, वॉट में, करेक्ट। नाउ वॉट को शॉर्ट में कैपिटल W से भी लिखते हैं। तो ये आपका बच्चों यहाँ पर आंसर आ गया। मान लीजिए यहीं पर अगर पूछा होता, सवाल थोड़ा बढ़ा देते हैं, पावर एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पूछा होता मान लो, तब हम क्या करते, ये जो पावर आ चुका है, कितना आया है पावर, पावर भी टाइम का फंक्शन है यहाँ 60 प्लस 2, तब हम क्या करते बच्चों, इस पावर में टाइम t इज इक्वल्स टू कितना पुट करते 1 सेकेंड, और आपकी पावर आ जाती, तो 6 इंटू टी की जगह 1 और प्लस 2, 6 1 6 प्लस 2, आंसर कितना आ जाता 8 W का मतलब वॉट। और जैसे ही 8 वॉट आता तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए, वॉट को हटा के क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड, लिखोगे नहीं अपने मन में सोचोगे, वॉट को हटा के जूल पर सेकंड, मतलब ये जिस भी मशीन की पावर है वो पर सेकंड में, यानी कि हर एक सेकंड में, यानी कि पर यूनिट टाइम में। मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग शायद 9th क्लास में ना पढ़ के आए हो। इसका मीनिंग क्या है, 8 और वॉट को हटा के क्या लिखोगे, जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 8 जूल का वर्क किया जाता है, ठीक है ना। ये एक ऐसी मशीन है जो, अगर कोई मशीन है जिसकी पावर हमने मान लीजिए निकाली है, तो वो मशीन पर यूनिट टाइम में हर एक सेकंड में 8 जूल का वर्क करके आपको देती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स ये टाइप 1 है। अब देखो टाइप 2 का जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है, अब मुझे लग रहा है पावर के लिए अलग मैं 3 पेज लेके आया था, बट और भी पेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, ओके। तो देखते हैं, वो मैं लास्ट में आपको कर दूंगा, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करो बच्चों, टाइप 2 जो आपको मिलेगा यहाँ पर, टाइप 2 जो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा क्या आपको, ग्राफ वाला क्वेश्चन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए जरा, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, dw/dt, ठीक। लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है बताइए, आपने तो पढ़ा है फिजिक्स में कि अगर आपके पास ये x है और ये y है, और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि dy/dx से दिखाई जा रही, तो dy/dx किसको बताता है, स्लोप को, ठीक। अब सोचो यही चीज आप यहां पर सोचो, मतलब अगर हम कुछ ऐसा कर दें, मतलब अगर हम आपको ग्राफ दे दें किसका, y एक्सेस पे अगर हम आपको w दे दें, भाई y की जगह w और x की जगह भाई dy/dx, y की जगह w और x की जगह टाइम अगर हम दे दें आपको इस तरीके से, ठीक। और चलिए क्वेश्चन भी बना ही लेते हैं यहाँ पर एक, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक। w वर्सेस t का ग्राफ ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है बच्चों यहाँ, और मान लीजिए कि एंगल भी आपको चलिए दिया हुआ है 30 डिग्री यहाँ पर, तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट पावर, क्या कैलकुलेट पावर, तो बहुत इजी है, इसका स्लोप निकाल लो भाई, dy/dx क्या है, स्लोप है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए, तो स्लोप गिव्स द पावर, करेक्ट। सो नोट लगा लीजिए कहीं पर, स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स पावर। अब बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब एंगल दिया हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। जिसको नहीं पता है सुन लो भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों, स्लोप ही आपका dw/dt होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क को बताएगा, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क को बताएगा, dw/dt को यानी कि पावर को बताएगा। और स्लोप निकालते हैं जब एंगल दिया होता है तो tan थीटा से, और थीटा एक्यूट एंगल है, कितना दिया है 30 डिग्री, सो tan 30 कितना होता है बच्चों 1/√3, 1/√3 वॉट, ये आ गई आपकी पावर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका मिल गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप का आपको क्वेश्चन क्या मिल सकता है, ध्यान से चेक करो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं भैया, देखो कंफ्यूज मत होना, पावर कॉन्टिन्यूस, पावर कॉन्टिन्यूस और डॉट 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 डॉट, ठीक, स्टार लगा के, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि बीच में मैंने ना क्वेश्चंस लेके रखे हुए हैं, तो पावर कॉन्टिन्यू कहां पर होती है आपकी, यहां से बीच में क्वेश्चन वाले पेज आ गए ना, तो यहां से पावर कॉन्टिन्यूस, ओके। आप इसको पीडीएफ में मैनेज कर लेना,
पावर कॉन्टिन्यूस, पावर की जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू होती है। ठीक, चलो नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो आपको सवाल मिलेगा वो इस तरीके से मिलता है, पावर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी है। ठीक, अब ध्यान से चेक करिएगा, मान लीजिए आपको वर्क निकालना हो तो डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक ठीक, सो क्या हो जाएगा बताओ भाई, आपको बताया था ना ये एक नंबर की तरह बिहेव करता है, डी टी इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, सो पी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, तो एक स्मॉल वर्क आ गया, यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए, पी इंटू डी टी। अब क्या करोगे, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो उठा के इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क टोटल, टोटल वर्क आ जाएगा आपका। बस इस तरीके से, जहां पर पावर किसका फंक्शन दिया रहेगा, टाइम का, पावर किसका फंक्शन दिया रहेगा, टाइम का, और टाइम t1 से t2 कुछ ना कुछ टाइम दिया रहेगा, आप इसको उठा के इंटीग्रेट कर दोगे सो आंसर आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ द पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ द पावर with respect to time gives total work, gives total work in the time limits, जितने टाइम से जितने टाइम तक के लिए पूछा गया होगा आपका वर्क निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या हो सकता है, ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब ये थोड़ा सा खास बात है, इस बात को ध्यान से जरा चेक करिए जो ग्राफ के बारे में आपको बता रहे हैं वापस से। मान लीजिए बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेशन का बच्चों ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग एरिया अंडर अंडर द कर्व। भाई इसका मतलब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ या कर्व, मतलब इस बार आपको पावर और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा, पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से। मान लीजिए वाई एक्सिस पे पावर है और यहां बच्चों आपका टाइम है, इस तरीके से। ठीक, और ग्राफ को मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये ऐसे। सो मान लो टाइम t1 से t2 के बीच में, फ्रॉम टाइम लिमिट्स t1 टू t2 के बीच में आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लिया, ये तो ये एरिया आपको क्या देगा, वर्क देगा बस। ठीक है ना, सो ये एरिया आपको किसके बारे में बताएगा, वर्क के बारे में। अब एक खास बात है, खास बात है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बात बताइए, क्या ज़रूरी है कि एरिया आपको टाइम एक्सेस के ऊपर ही मिले, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मिले? नहीं, नीचे भी मिल सकता है, क्या पता कभी कभी ग्राफ यहाँ टाइम एक्सेस के नीचे दिया रहे, तो कॉपी में नोट लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अपर ग्राफ एरिया, अपर ग्राफ एरिया आपको हमेशा कैसा वर्क देगा, पॉजिटिव वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, पॉजिटिव वर्क। अब आप समझ गए होंगे, ध्यान से सुनिए। और लोअर, अगर मान लीजिए कि एरिया, क्या मैं बना दूं, चलो मैं बना ही देता हूं। मान लो बच्चों ऐसा कोई ग्राफ आपके पास आ गया, हो सकता है, ठीक, ये आपकी पावर है और ये आपका टाइम है, ठीक, और ग्राफ आपका क्या है, टाइम एक्सेस के बिलो है, नीचे, ये इस तरीके से। टाइम लिमिट्स हैं आपकी, मान लीजिए टाइम t1 से t2 तक के लिए आपने एरिया निकाला है, ये एरिया अंडर द ग्राफ, ओके, ये ऐसा। तो अगर एरिया बच्चों आपको यहां मिल रहा है, ठीक, ओके, लोअर एरिया, लोअर एरिया गिव्स नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ध्यान देना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुन लीजिए, अपर एरिया आपको क्या देगा, पॉजिटिव वर्क, और लोअर एरिया आपको क्या देगा, नेगेटिव, जब भी आपको पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग जरा समझ लेते हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए, अगर आपका अपर एरिया में आ रहा है ग्राफ, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव है, अब बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक, ये ग्राफ 1 और ये वाला हो गया आपका ग्राफ 2। अब इसकी एनालिसिस करते हैं जरा, यहां पर ग्राफ 1 की एनालिसिस, मतलब अपर ग्राफ एरिया वर्क कैसा है, पॉजिटिव, वर्क कैसा है, पॉजिटिव डब्ल्यू है, वर्क कैसा है आपका बताइए, पॉजिटिव वर्क है, ठीक। अब मुझे बताओ पॉजिटिव वर्क कब आएगा, कैलकुलेशन से, जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, ठीक है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप लगाओगे, सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बताओ,
टोटल वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला वर्क अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब के एफ इज ग्रेटर देन के आई। भाई खुद सोचिए ना, इतनी मैथ्स तो आपको आती है भाई। के एफ अगर के आई से ग्रेटर होगा यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से अगर ज्यादा है, तभी तो ये वर्क क्या आएगा, तभी तो ये वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। तभी तो ये वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपर ग्राफ में एरिया निकाल के वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव है, और इसका मतलब ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है, पक्का। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है भाई मास तो सेम है बॉडी का, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, बात समझिएगा जरा। ये देखिए W इज इक्वल्स टू यहाँ से हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस यहाँ से हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तभी तो भाई ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि v फाइनल जो है, आप समझ सकते हो आप, v फाइनल जो है वो इनिशियल से ग्रेटर है। मतलब क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। फाइनल स्पीड ऑब्जेक्ट की बढ़ गई है, करेक्ट। ये चीज़ है, ध्यान दीजिएगा जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ग्रेटर है, तभी वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे चल रहा था, बाद में उसकी स्पीड बूस्ट हो गई, स्पीड उसकी फास्ट हो गई। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। इसके बाद इसी में ये वाली ग्राफ की अगर आप एनालिसिस करोगे, ठीक, तब क्या देखोगे आप, सेकंड वाले ग्राफ की वर्क डन कैसा आ रहा था, नेगेटिव। तो अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाओगे, सो के फाइनल माइनस के इनिशियल, सही है। तो के फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों, वर्क डन नेगेटिव है, इसका मतलब अब ये वाला नंबर बड़ा है और ये छोटा है। ठीक, यानी कि अब क्या है, के इनिशियल इज ग्रेटर देन क्या हो गया, के फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस बार v इनिशियल इज ग्रेटर देन v फाइनल। मतलब स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट फास्ट स्पीड से चल रहा था, धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो गया, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा जरा इस बातों को। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो आता है आपके पास, इसको थोड़ा सा मैं अगर और समझाना चाहूँ तो वर्क डन जो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, इसका मतलब यहाँ पर पावर भी पॉजिटिव आएगी। ठीक, तो पावर, ये देखिए वर्क डन पॉजिटिव मतलब ऑब्वियसली पावर पॉजिटिव, क्योंकि पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, तो डब्ल्यू पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है। ठीक, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब बच्चों सिस्टम की स्पीड क्यों बढ़ रही है, सोचिए। सिस्टम की स्पीड इसलिए बढ़ रही है, उसको एनर्जी सप्लाई करी जा रही है, ऐसे आप समझो, एनर्जी उसको सप्लाई करी जा रही है लगातार, तभी उसकी स्पीड बढ़ रही है। और यहां पर क्या है, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम थक जा रहा है। थकने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कम हो जा रही है, यानी कि वो वर्क करके आपको दे रहा है, वो वर्क करके आपको दे रहा है, वर्क करके आपको दे रहा है, मतलब उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ इसके बाद बच्चों P इज इक्वल्स टू, आपको पता है वर्क बाय टाइम होता है। अब बताओ वर्क का आप वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, जहां पर वेक्टर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या है, फोर्स, अपॉन में टाइम। ठीक, इसके बाद यहां से क्या करोगे आप, वेक्टर एफ डॉट एस के नीचे टी लिख सकते हो, वेक्टर एस डॉट टी। हाँ भाई जरा ध्यान, सॉरी वेक्टर एस बाय टी। अब बताओ एस बाय टी क्या होता है, हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कौन सा वेक्टर बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या, ये बात आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो पावर कितना आ गया, वेक्टर एफ, और ये बन जाएगा आपका वेक्टर वी। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी, इस बात को बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक, सो फॉर कांस्टेंट फोर्स पावर इज गिवन बाय वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। ठीक, वी क्या है, वेलोसिटी, एफ क्या है, फोर्स वेक्टर है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर देखो जरा, पावर आपको कैसे मिल रही है, फोर्स और वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। इसका मतलब जब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से कुछ मिलता है आपको, कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलती, तो वो स्केलर होती है, यानी कि पावर कैसा है आपका, स्केलर है। पावर कैसा है आपका, स्केलर है, क्योंकि ये वेक्टर एफ और वेक्टर वी के डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है, करेक्ट। अब ध्यान देंगे नाउ स्टूडेंट्स देखिए, P इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V
सो P इज इक्वल्स टू, अब बस वही है, क्या करोगे, मॉड ऑफ एफ यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। आप ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हो, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये थीटा है, तो इस तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि स्केलर नंबर आएगा। तो पावर एक स्केलर नंबर आएगी। बस अब बताओ पावर कब पॉजिटिव आएगी, पावर कब नेगेटिव आएगी। तो ध्यान से चेक करिएगा, ठीक। अगर थीटा कैसा है, एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट तो पावर कैसी आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और कॉस थीटा की वजह से पावर, कॉस थीटा पॉजिटिव होने की वजह से पावर आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक। डायग्राम यहां पर ऐसा आप बना सकते हो, ठीक। और यहीं पर अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज है या थीटा आपका मान लीजिए 90 डिग्री है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, थीटा अगर 90 डिग्री है तो पावर आ जाएगी 0, ठीक। थीटा 90 डिग्री है तो पावर कितनी आ जाएगी, 0, कुछ इस तरीके से, ये V और ये फोर्स, ठीक। नाउ एंगल कितना है यहाँ पर, 90, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए भी एक सवाल में भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मतलब फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, फोर्स अगर मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, वो फोर्स कोई भी वर्क नहीं करेगा, तो जब वर्क नहीं करेगा तो P इक्वल्स टू W/T से, भाई आप खुद समझो ना, फोर्स अगर मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मोशन की डायरेक्शन मतलब किसी दिए गए इंस्टेंट पे फोर्स मोशन की डायरेक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0, तो वर्क डन 0 तो पावर भी 0, यहां से भी आप देख सकते हो cos 90 कितना होता है, 0। और इसी तरीके से बच्चों जो नेक्स्ट है, अगर थीटा आपका 90 से बड़ा हो गया यानी कि ऑब्ट्यूज हो गया आपका, थीटा इज ऑब्ट्यूज, तो पावर कैसी आ जाएगी आपकी, नेगेटिव। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है, ये एंगल जो हो गया आपका 90 से बड़ा हो गया, ठीक। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन सी बात जो हमने कहां पर करी थी, जो हमने वर्क निकालते टाइम भी देखी थी, क्या देखा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क पॉजिटिव, ठीक। इसी तरीके से अगर आपको कभी भी फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में दिख जाएंगे तो पावर कैसी आ जाएगी, ये वेक्टर F और ये वेक्टर V, तो पावर कैसी आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव। और इसी तरीके से अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख जाए कभी भी, ठीक, ये फोर्स वेक्टर ऐसा और वेलोसिटी इसके जस्ट ऑपोजिट, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर पावर कैसी आ जाएगी आपकी, नेगेटिव। और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में और उसके जस्ट ऑपोजिट वेलोसिटी वेक्टर है, ये इस तरीके से, तब भी आपकी पावर, बस फोर्स और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक। तो पावर कैसी आ जाएगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। ये सारी चीजें करेक्ट। नाउ तो ये सारे आपके बच्चों कॉन्सेप्ट थे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसके अलावा कोई खास कॉन्सेप्ट इसमें बचता नहीं है। अब आइए हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ, आइए मैं इसके क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। अब चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, अब ये एडवांस में आ चुका है आपका क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर ऑफ 0.5 वाट। तो क्या क्या दिया बच्चों आपको, मास देखिए यहाँ गिवन है कितना है, 0.2 किलोग्राम, ठीक। पावर कांस्टेंट है, पावर आपको कितनी गिवन है, 0.5 वाट की, ओके। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0, ध्यान दीजिएगा जरा, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, और ध्यान देना इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक। कह रहा है इफ द स्पीड, कह रहा है कि द स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड यानी कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद आपको स्पीड पूछी हुई है, ठीक। 5 सेकेंड के बाद आपको स्पीड पूछा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दो जरा, क्या करोगे यहां से, पावर आपको गिवन है, तो जब आपको पावर गिवन रहता है तो क्या आप वर्क निकाल सकते हो, यस सर। कैसे, ध्यान से चेक करिए, P इज इक्वल्स टू, पता है क्या हम करने क्या जा रहे हैं एक्चुअल में, हम क्या करेंगे यहां पर, ध्यान से चेक करिए अप्रोच बच्चों क्वेश्चन की, पावर दिया है इसकी हेल्प से मैं वर्क निकालूंगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, वर्क टोटल इज इक्वल्स टू, मैं लगा दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, के फाइनल माइनस के इनिशियल, करेक्ट, के फाइनल माइनस के इनिशियल। नाउ सो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, dw बाई dt, सही है,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे P इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा P इंटू डी टी। सही है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, भाई टोटल वर्क के लिए क्या करोगे आप, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे। सही है ना। तो आपने क्या किया बच्चों, यहां से इंटीग्रेट जैसे ही किया आपके पास वर्क टोटल आ जाएगा, डब्ल्यू टी का मतलब टोटल वर्क। यहाँ इंटीग्रेट करोगे, अब देखो लिमिट्स क्या रखोगे आप, टाइम की लिमिट्स क्या रखोगे बताओ। टाइम 5 सेकंड तक जाना है तो 0 से स्टार्ट करेगा, टाइम t बराबर 0 से 5 सेकंड, क्योंकि ऑपरेटर dt लगा हुआ है ना, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो आप। तो wt कितना आ जाएगा, वर्क टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ p dt और टाइम 0 से 5, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें, पावर कितना दिया हुआ है आपको, पावर है 0.5 वॉट, जो कि एक कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ पावर की जगह 0.5, ओके, और dt ऐसे ही रहेगा 0 से 5। अब भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, 0.5 एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 0.5 और इंटीग्रेशन 0 से 5, किसका इंटीग्रेशन बोलो, dt का। अब याद दिला दूं बच्चों को मैं कि कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना आता है, बोलो x आता है, तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आ जाएगा आपका t। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, ये 0.5 तो ऐसा ही है बाहर, और 0.5 इस पूरे इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर रहा है एक तरीके से, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो गया, t हो गया। लेकिन लिमिट लगेगी कहां से कहां, 0 से 5, तो 0 से 5, करेक्ट। अब यहां से आ जाएगा 0.5, और देखो टाइम t की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे, पहले t की जगह 5 रखोगे, 5 माइनस टाइम t की जगह लोअर लिमिट, तो यहां से क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 5 माइनस 0 5, और 5 5 25, सो 2.5 क्या आ गया, वर्क आ गया, 2.5 जूल्स, ऑब्वियसली 2.5 जूल्स बच्चों, ये आपका वर्क आ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्क टोटल आपको पता चल चुका है, ठीक, वर्क टोटल आपको पता चल चुका है कितना है, सो वर्क टोटल इज इक्वल्स टू 2.5 जूल्स। लेकिन हम लोगों ने बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्क टोटल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। सही है। वर्क टोटल की जगह कितना रखोगे बताओ, वर्क टोटल की जगह 2.5 इज इक्वल्स टू के फाइनल की जगह हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी को आपने v बोला था, तो v का स्क्वायर, v आपको निकालना है, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि स्पीड, इनिशियल स्पीड 0 क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, ठीक। अब आप ध्यान से चेक कर लो, यहां से हो जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास कितना है भाई, चेक कर लो, मास कितना है 0.2 किलोग्राम, और किलोग्राम में मास नहीं होता तो कन्वर्ट कर लेना है ना, तो मास की वैल्यू 0.2 किलोग्राम इंटू में v का स्क्वायर। सही है, माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं। अब बस चेक कर लो क्या हो जाएगा, यहां से एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.1, थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई पॉइंट का, 1 इंटू 0.1 0.1, सो 2.5 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू वी का स्क्वायर, और 0.1 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो 2.5 अपॉन 0.1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25/1 25, सो v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओनली स्पीड पूछा है, आप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे इसका, ठीक। तो फाइनल स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक कर लो भाई, फाइनल स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड इज कितना हो गया बताइए, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, ध्यान से सुनिए बच्चों, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्या आपका एनसीईआरटी का। अब इसमें देखो, इसमें दो तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, दो तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें ना आपको क्या करना है, इसमें आपको फंक्शन का टेंशन नहीं लेना है। मतलब सर क्या बात है सर, थोड़ा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो बातें बता दूं आपको, एक दो बातें बता दूं, ध्यान सुनो। देखो बच्चों, मान लीजिए इस क्वेश्चन को अभी आप रुक जाओ, इस क्वेश्चन को अभी आप रुक जाओ, अभी आप दो तीन बातें देखो। पहले मान लो बच्चों की y इज द फंक्शन ऑफ x है, मान लो कहीं पर y इज द फंक्शन ऑफ x है कहीं पर, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया y, सुनो कुछ देखो, दो चार क्वेश्चन लेता हूं ना पहले, तब तुम समझोगे। y इज इक्वल्स टू, यस, मान लो बच्चों पहला सवाल क्या है, y इज इक्वल्स टू, मैंने आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3। चलो, पता है अब मैं आपसे अगर ये सवाल पूछ लूं कि y x के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो पता है आपको इन सब कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना है। ये जो कांस्टेंट आ रहा है 3, और जो कांस्टेंट मतलब ये जो x स्क्वायर के आगे जो 2 मल्टीप्लाई है, इन सब मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको
इस 3 से, जो प्लस का 3 पीछे लिखा है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको देखना है y और x में रिलेशन क्या है। तो y इज प्रोपोर्शनेट टू x की पावर 2, बस ये चीज होती है, y इज प्रोपोर्शनेट टू x की पावर 2। और सवाल दें आपको, दूसरा सवाल देखिए बच्चों, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, आपको कुछ दिया है -4/3 है ना, और x की पावर 3/2, सही है, और माइनस का 4/2 या 4/7 ऐसा कुछ दे दिया उसने। तो यहां पर कोई कांस्टेंट आ रहा है, ठीक, x के आगे -4/3 लिखा है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आप चुपचाप इसको देखो, इसको देखो, तो y इज प्रोपोर्शनेट टू क्या बोला जाएगा, x की पावर 3/2, समझ गए। y x के साथ किस तरीके से प्रोपोर्शन में, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए कि अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया, क्या y इज इक्वल्स टू, मान लो इस बार y और t का रिलेशन हम पूछ रहे हैं, चलो y और x का ही पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से हम पूछ रहे हैं, इस बार आपने सॉल्व किया, आगे आपका 2/3 x की पावर 4/3, और यहां एक कांस्टेंट कोई c है, आ गया होगा कहीं से कोई कांस्टेंट c कोई नंबर हो सकता है। तो बच्चों अगर मैं y का x के साथ प्रोपोर्शनैलिटी आपको पूछ रहा हूं, तो आप किस तरीके से बताओगे, ध्यान से सुनो, आपको यहां घबराना नहीं है, आपको इस 2/3 से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, c से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि y इज प्रोपोर्शनेट टू, आप x की पावर 4/3 डायरेक्टली बता दोगे, बहुत अच्छी बात है। ये आपने सीखा, जब ये आपने सीखा तो क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते, बताइए। अ बॉक्स इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, ठीक, अ बॉक्स इज मूव्ड अलोंग अ straight line by a machine delivering a constant power, the distance moved by the body in time t, बात सुनो, the distance moved को हम x से दिखाएंगे, ठीक, और distance moved by the body in time t is proportional, मतलब ये जो distance x है ये किस तरीके से टाइम के प्रोपोर्शनल है, ये आपको बताना है। मतलब x t की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, x t की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है, या t की पावर 3, यहां पे अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ा तो ऑप्शन 1 इज t की पावर 1/2, ऑप्शन बी इज t की पावर 3/4, ऑप्शन सी इज t की पावर 3/2, एंड ऑप्शन डी इज टी स्क्वायर। तो x किस तरीके से, मतलब x ऐसा है कि t की पावर 1/2, या x ऐसा है कि t की पावर 3/2। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। चलो पहला तरीका हम देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, पावर आपको क्या दिया है, या एक ही तरीका मैं आपको बताऊंगा, चलो दूसरा भी बता दूंगा, भी कोई दिक्कत नहीं। पावर कैसी बताओ, आपकी कांस्टेंट है, पावर होता क्या है पहले ये बताओ, पावर होता क्या है बताओ, पावर होता है आपका क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज कांस्टेंट। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में उसने बोला है कि पावर क्या है आपकी, कांस्टेंट है, ठीक, तो पावर आपकी क्या है बच्चों यहाँ पर, कांस्टेंट है। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, आपको किसी तरीके से x और t का रिलेशन निकालना है, किसी तरीके से आपको x और t का रिलेशन निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिए dw/dt इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट को आपने c से दिखाया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल्स टू dt उधर जाएगा, तो c इंटू डी टी, ठीक है, dt इंटू सी भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा ठीक से लिखो, नंबर को पहले और dt को बाद में। सो dw इज इक्वल्स टू सी इंटू dt। अब dw क्या है, स्मॉल वर्क है, dw क्या है आपका, स्मॉल वर्क है, सही है भाई, dw क्या है, स्मॉल वर्क। तो स्मॉल वर्क के लिए, मतलब स्मॉल वर्क अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, f इंटू डी एक्स से, खुद सोचिए भाई कैसे बनाओगे आप, ये dw को आप कैसे बनाओगे बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, f इंटू डी एक्स, करेक्ट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए, dw की जगह आप क्या रखोगे बताओ, f इंटू डी एक्स, चेक कर लो भाई, dw की जगह क्या रखोगे, f इंटू डी एक्स, और कॉन्स्टेंट c, और इंटू में dt, ये आ गया, सही है, ये आ गया। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स बताइए मुझे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ मास इंटू एस्केलेशन, ठीक, मास इंटू एस्केलेशन। तो यहां पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में फोर्स की जगह क्या रखा आपने, मास इंटू एस्केलेशन, और dx इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c इंटू डी टी, सही है, चेक कर लो भाई, सही है, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें जरा यहां पर, यस, अब आपको किसमें रिलेशन निकालना है बताओ, आपको निकालना है किसमें रिलेशन, x और t में। तो अब आप एक काम कर सकते हो, क्या देखो, एस्केलेशन की जगह आप क्या रख सकते हो, एस्केलेशन का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, v dv बाय dx, v dv बाय dx, अगर आपको याद हो, a इज इक्वल टू v dv बाय dx, ये हमने पढ़ा था। वैसा हम क्यों कर रहे हैं, ध्यान से चेक करो, अभी पता चल जाएगा आपको।
m इंटू ए की जगह आप क्या रखोगे, v dv बाय dx, करेक्ट। ए की जगह क्या रखा, v dv बाय dx, और इंटू में ये वाला dx तो एज इट इज है, ध्यान से सुन लो भाई। ए की जगह क्या रखा, v dv बाय dx, और ये वाला dx तो एज इट इज है, करेक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, c इंटू dt। अब ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से देखते हैं, m इंटू v इंटू dv इज इक्वल्स टू m इंटू v इंटू dv इज इक्वल्स टू c dt इज इक्वल्स टू c dt, करेक्ट। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, ध्यान से समझिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस मास m को उधर भेज दीजिए। सो v dv इज इक्वल्स टू c बाय m, करेक्ट, इंटू dt, ओके। अब हमें x को इंट्रोड्यूस करना है, तो x को आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे, देखो v क्या होता है आपका, dx बाय dt, सही है ना, v क्या होता है आपका, dx बाय dt होता है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ रखते हैं तो कोई फायदा है हमारे पास, देख लेते हैं भाई हम, कोई फायदा है, या dv बाय dx अगर हम करेंगे, नहीं कोई फायदा तो मुझे नहीं लग रहा है। सो यस, और अगर इसको हम इंटीग्रेट भी मान लीजिए कर देते हैं तो v के रिस्पेक्ट में, ओके। नाउ चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अब इसको इंटीग्रेट कर दो एक बार, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक, देखते हैं क्या होता है। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, c बाय m क्या आपका कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा, v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, क्यों भाई, v का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, ओके। और इज इक्वल्स टू c बाय m तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बनेगा किसका, dt का, और यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया होगा, एक यहाँ आया होगा और एक यहाँ, दोनों को हम ऐड करके एक साथ लिख देंगे या सब्ट्रैक्ट करके एक साथ लिख देंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, बस सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन रखो, कांस्टेंट की आप टेंशन मत लो, c अपॉन m। अब यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब आप एक काम कर सकते हो, ध्यान से चेक करो, देखो यहां से आप 2 को उधर भेज दो, देखो यहां पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया होगा यार, अरे यार कुछ लोग बेवजह परेशान होंगे, इधर देखो जरा, सुनो फिर से बता रहा हूं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मैथ्स वालों को पता होगा। यहां से जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा सपोज k1, भाई एक कांस्टेंट इधर आएगा, और यहां से c अपॉन m बाहर आ जाएगा, भाई एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पे आएगा k1, और इंटीग्रेशन ऑफ c अपॉन m बाहर आ गया, और ये हो गया आपका क्या, dt, सही है। तो यहां से आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k1, k1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ओके, c अपॉन m, और dt का करोगे इंटीग्रेशन तो t आ जाएगा, क्या दिक्कत है, और साथ में यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k2 आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है बताइए। अब उतनी लंबी आपको मैथ्स में नहीं जाना है, फिर ये k1 उधर जाएगा तो k2 माइनस k1 होगा, तो एक नया कांस्टेंट ना, तो बस यही चीज है, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c बाय m इंटू टाइम t, और प्लस में क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, k2 माइनस k1, कोई आप मैथ्स नहीं पढ़ लो यहाँ पर, तो ये k2 माइनस k1 एक नया कांस्टेंट बन जाएगा यार, क्या दिक्कत है बताओ, k2 माइनस k1 एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको आप c2 बोल दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, c अपॉन m, ठीक, c अपॉन m इंटू टी, और प्लस k2 माइनस k1 को आपने कांस्टेंट c2 लिख दिया, क्या समस्या है। अब इसी बात को इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है ना भाई, आप डायरेक्ट करो ना, मैं देखो डायरेक्ट यहां तक आप पहुंचो ना, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बोलो, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, क्यों कांस्टेंट लिख रहे हो आप, कांस्टेंट के चक्कर में फंसना ही नहीं है आपको, ठीक है। c अपॉन m बाहर आ जाएगा, c अपॉन m बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक, और यहां से v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c अपॉन m, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो c अपॉन m इंटू टी, और प्लस यहां पर एक फाइनल इंटीग्रेशन c2 लिख दो, c3 लिख दो, k लिख दो, k1 लिख दो, k2, क्या फर्क पड़ता है, समझे। तो इतने लंबे रूट से नहीं आना आपको, यहां डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, अब आपने ऐसा कर दिया, अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या कर देगा, देखो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c बाय m इंटू टी और प्लस c2, ठीक है, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से करोगे और इधर भी 2 से करोगे, तो ये 2 से 2 यहां कट जाएगा, तो v स्क्वायर फ्री हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय m, और ये 2 आएगा तो 2c बाय m, 2c बाय m, और इंटू टी और प्लस 2c2, ठीक, ये चीज हो गई, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई यहां पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, 2c बाय m, ठीक, सो 2c बाय m इंटू में t, और प्लस एक बार बताओ भाई, एक बार बताओ 2c2, ठीक,
2c2 करेक्ट। यहां पे ध्यान से चेक करिए, 2c2 भी क्या एक तरीके का, 2c2 भी क्या एक तरीके का कांस्टेंट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कुछ और लिख दो। 2c2 को आपने क्या लिख दिया, c3 लिख दिया, ठीक, तो इसको आपने क्या लिख दिया, c3 लिख दिया, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे, आप स्क्वायर रूट लगा दोगे इस पूरे के ऊपर। सो 2c बाय m इंटू टी प्लस c3 करेक्ट। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद कर जाएगा, यस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा, ये कांस्टेंट वगैरह बड़ा लफड़ा कर रहे हैं भाई, ये कांस्टेंट वगैरह बड़ा लफड़ा कर रहे हैं। ओके, v की जगह अगर हम v इज इक्वल्स टू टी की पावर 1/2 और इसको हम लिखें क्या, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू टी की पावर 1/2, dt उधर जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है भाई। ये सब समस्या कर रहे हैं कांस्टेंट वगैरह, देखो आंसर तो आ गया है, आंसर तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट थोड़ी सी परेशानी हमें कर रहे हैं। ओके, ये कॉन्स्टेंट्स हमें थोड़ी सी परेशानी कर रहे हैं। एक सेकंड मेथड भी, उससे भी आपको करके दिखा देंगे, यही लफड़ा है ना इसमें, लिमिट्स अगर हम नहीं लेंगे तो देखो आंसर तो आपका मैच कर जाएगा। दिखाऊं कैसे, रुक जाओ, अब एक और तरीका वैसे बता दूंगा, आंसर तो आपका मैच कर जाएगा भाई। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो पता है ये सब कांस्टेंट आंसर से मतलब नहीं है भाई। आप यहाँ पर आपके पास v का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर एक तरीके ये भी पूरा कॉन्स्टेंट है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान जरा समझो। देखो एक काम करो ना, इसके बाद क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, देखो इसके बाद आप ऐसे कर लो, अभी यही तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको इन सबको देखना ही नहीं भाई, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम हेयर भाई, v का स्क्वायर किससे रिलेटेड है, टाइम से, तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो इन सब चीजों से लोड मत लो ना, ये c3 और ये सब कांस्टेंट से मतलब मत लो ना। आप सिंपली ये देखो क्या कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो गया बताओ, t की पावर 1, ये बता रहा हूं मैं, ठीक। ये कांस्टेंट इसीलिए लफड़ा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में ना मैं मैथमेटिक्स में जा रहा था, मैथमेटिक्स से जैसे तैसे इसको हम कर देंगे, ठीक है। जैसे 12th क्लास के जो बच्चे जो मैथ्स पढ़ चुके हैं वो इसमें सब कुछ हैंडल कर लेंगे कॉन्सेंट। आप ज्यादा टेंशन नहीं लो, आप मान लो यहाँ तक पहुंच गए हो, तो आपने क्या किया, वी स्क्वायर को आप बस देखो कि वी टी से कैसे रिलेटेड है, ऐसा आपने देख लिया, ठीक। अभी यही तो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था ना भाई, चेक कर लो, यही तो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, कहाँ गया कि वाई एक्स से कैसे रिलेटेड, ये देखो इन सब चीजों से मतलब नहीं है ना यहाँ पे जो लगा हुआ है, वाई एक्स से कैसे रिलेटेड ये देख लो, तो लो भैया देख लो क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, वी स्क्वायर टी से कैसे रिलेटेड है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी की पावर 1। अब बस बात आपकी बन गई, वी इज प्रोपोर्शनेट टू, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब ठीक है भाई, टी के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, टी की पावर 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, तो इतना इतना हो जाएगा। और वी इज प्रोपोर्शनेट टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, टी की पावर हाफ, सही है। अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा बताओ, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से v इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहां से अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा भाई, उसको तुम k बोल दो, और t की पावर 1/2, सही है। अब सुनो, तुम्हें v और t का रिलेशन नहीं निकालना है, तुम्हें x और t का, भाई डिस्टेंस और टाइम का, तो v को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, कोई समस्या नहीं भाई, v को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, dx बाई dt, क्या समस्या हो गई बताओ, ठीक। फंक्शन का आपको लफड़ा नहीं लेना है कि पूरा फंक्शन क्या बन रहा है, उससे क्या मतलब है यार, तुमको v को तुम t से कनेक्ट करो चुपचाप, और v को जैसे t से रिलेट कर लोगे फिर तुम v की जगह क्या लिख दोगे, dx बाई dt लिख दोगे। अब इससे पूरा का पूरा फंक्शन में दो ही वेरिएबल आपको दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन सा, एक तो t और दूसरा x, सही है। अब तुम x को t से रिलेट कर दो, क्या समस्या है, dt को उधर मल्टीप्लाई करो, सो dx बराबर क्या हो जाएगा बोलो, k t की पावर 1/2, और यहां आ जाएगा dt, आपको पता है dt को उधर भेज सकते हो, क्या समस्या हो गई बताओ, उठा के इंटीग्रेट कर दो, उठा के इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, k इंटू टी की पावर 1/2 dt। अब dx का इंटीग्रेशन x होता है, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, चलो मैं पूरा करके दिखा रहा हूं, और यहां बचेगा t की पावर 1/2 dt, सही है। अब ध्यान देना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हो गया x जो कि डिस्टेंस को दिखा रहा है, इज इक्वल्स टू k से तुम्हारा कोई मतलब है नहीं। अब बताओ t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, बोलो कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 में 1 ऐड कर देंगे और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, यही तो पढ़ाया था ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, k और t की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और अपॉन में 3/2, सही, 3/2 क्या बन जाएगा 2/3, सो 2/3 k इंटू टी की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब फाइनली आपके पास क्या आ गया, क्या मैं यहां लिख दूं येलो कलर से, फाइनली आपके पास क्या आ गया, x बराबर 2/3 इंटू के इंटू टी की पावर 3/2, यही आ रहा है, चेक कर लो, है ना। अब बताओ भाई, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो x इज प्रोपोर्शनेट टू, भाई ये सब नंबर से कोई मतलब नहीं है, x t के साथ कैसे रिलेट कर रहा है ये देख लो, लो तो डिस्टेंस t के साथ कैसे रिलेट कर रहा है,
डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनेट टू टी टू द पावर 3/2। तो देखा ये कितना अच्छा सवाल था, ठीक। क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। ज्यादा लफड़ा मत लेना, इसको एक बार फिर से देखना मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा लफड़ा मत लेना, ठीक है। अगर आप बोलो तो मैं आपको इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा दूं। देखो भैया कुछ नहीं है, कुछ लोग घबरा गए होंगे, कुछ नहीं है इसमें। देखो किस तरीके से किया है, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या है, बात समझो। देखो क्या है, सबसे पहले उसने बोला कि पावर क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट है। मैंने कहा ठीक है भाई, पावर कांस्टेंट है, ठीक। तो पावर होता क्या है तुम्हारा, बताओ। dw/dt होता है पावर। तो ये कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट सी है, dt को उधर भेजो। सो dw बाय क्या हो जाएगा, सी डी टी, ठीक। उसके बाद डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स। भाई छोटा सा वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डी डब्ल्यू है, अगर छोटा सा वर्क है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डी एक्स। और हमने माना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। ऐसे ही मान के आप इस क्वेश्चन को करोगे, ऑपोजिट भी होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर माइनस में आ जाता। बस प्रोपोर्शनैलिटी, एक्स और टी की प्रोपोर्शनैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू सी डी टी। अब बताओ तुम्हें तो फाइनली किसका किसका रिलेशन निकालना है, तुम्हें एक्स और टी का रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, फोर्स को पहले मास इंटू एक्सक्लेशन लिखोगे, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल्स टू, भाई एफ को एम में और सी डी टी, सही है ना, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो मास क्या आपका कांस्टेंट है तो मास उधर चला जाएगा। सो ए डी एक्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम। तो भैया ये भी एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जो कांस्टेंट हो गया उसको तो तुम, उससे मतलब ही नहीं यार तुम्हारा, सी अपॉन एम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब ए को तुम क्या लिखोगे, चैप्टर नंबर 1 में 2 में तुमने पढ़ा था, ए क्या होता था बोलो, डीवी बाय, ए क्या होता था तुम्हारा, वी डीवी बाय डीएक्स, ठीक। तो ए की जगह तुमने क्या लिखा, वी डीवी बाय डीएक्स, सही है। और इंटू इज इक्वल्स टू में क्या हो गया यहां से, नहीं, ए की जगह वी डीवी बाय डीएक्स, वी डीवी बाय डीएक्स। ए की जगह क्या लिखा तुमने, ए की जगह वी डीवी बाय डीएक्स और इनटू में ये वाला dx, सही है, इज इक्वल्स टू सी बाय एम, कॉन्स्टेंट है उससे तुम्हारा कोई मतलब है नहीं, और dt, सही। अब dx से dx यहाँ कट गया और यहाँ क्या बच गया, v dv इज इक्वल्स टू, अरे ये कॉन्स्टेंट है इससे तुम्हारा कोई मतलब, भैया इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, चाहो तो हटा दो, जो चाहो तो हटा दो, ठीक, कोई मतलब नहीं। तो इज इक्वल्स टू सी बाय एम dt। अब तुमने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर कि यहाँ v और dv, मतलब ऑपरेटर dv लगा हुआ है, वेरिएबल d है, ऑपरेटर dt लगा हुआ है, आगे t नहीं है, कोई बात नहीं, आगे कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने से v और t का रिलेशन पता चल जाएगा। जब v और t का पता चल जाएगा तो v की जगह हम dx बाई dt लिख के इंटीग्रेट करेंगे, x और t का पता चल जाएगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया तो v का कितना हो जाता है तुम्हारा, v स्क्वायर अपॉन 2, है ना। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट से लफड़ा मत लो तुम, c बाय m बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dt, सही है। तो c बाय m बाहर आ जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं, dt का इंटीग्रेशन t होता है। ये लो वेरिएबल पे फोकस करो ना, v और t वेरिएबल है यहाँ पर, करेक्ट। तो v स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट, ये हो गया। अब ये 2 उधर चला जाएगा मान लो, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय m, यानी कि 2c बाय m, ओके। t इससे तुम्हें कोई कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं। v स्क्वायर का रिलेशन टाइम के साथ कैसा है बताओ, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम की पावर 1 है एक तरीके से, देख ही रहे हो तुम, ठीक है ना। तो ये तुमने हटा दिया यहाँ से कांस्टेंट, क्या दिक्कत हो गई बताओ। अब यहाँ से अगर तुम स्क्वायर हटाओगे तो टी के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये लो क्या दिक्कत है। यानी कि v इज प्रोपोर्शनेट टू टी की पावर हाफ, भाई स्क्वायर रूट हटाओगे तो हाफ। और जब यहां तक तुम पहुंच गए हो, v इज प्रोपोर्शनेट टू टी की पावर हाफ, ठीक। तो v को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, dx बाई dt। भाई v क्या होता है, dx बाई dt इज प्रोपोर्शनेट टू टी की पावर हाफ। और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन अगर तुम हटाओगे तो मान लो कोई नया कांस्टेंट आ जाता है, उसको तुम कुछ भी बोल दो, k1 k2 k3 k बोल दिया मैंने, और टी की पावर हाफ। अब इधर वेरिएबल t है, dt को उधर भेज दो, इंटीग्रेट कर दो उठा के। सो dx इज इक्वल्स टू k और टी की पावर हाफ और dt, और उठा के इंटीग्रेट कर दोगे। सो dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के बाहर आ गया, ओके। और इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर हाफ dt, सही है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k इंटू और टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी की पावर हाफ का मतलब हाफ में 1 ऐड करोगे, टी के बाद 3/2 अपॉन में 3/2, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 भी आएगा, जो सब मैं नहीं दिखा रहा हूं भाई, c1 c2 जो आ रहा है उसको आने दो, उससे तुम्हें क्या मतलब है यार, तुम्हें x और t का रिलेशन निकालना है, ठीक। तो यहां से आ गया x बराबर, ये 2 ऊपर जाएगा, सो 2/3k 2/3k और इनटू में t की पावर 3/2, आगे कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 c2 c3 आया होगा, उससे मतलब नहीं है, बस तुम x और t का रिलेशन देख लो। सो x इज प्रोपोर्शनेट टू, इससे भी कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना, t की पावर 3/2 के कोफिशिएंट से, लो आंसर आ गया,
डिस्टेंस टाइम के साथ टी की पावर 3/2 पे डिपेंडेंट है। अच्छा ये हो गया है ना। इसी को करने का एक और तरीका है जो कि मैं फटाफट अगर आप बोलो तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है क्या, ध्यान से चेक करिए। जो सेकंड मेथड है मेथड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेथड 2 क्या है, पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी लगा दो और मान लो एफ और वी सेम डायरेक्शन में, सो पी इज इक्वल्स टू एफ वी आ जाएगा। यहाँ पर पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, एफ वी आ जाएगा, ठीक। सो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट पावर है, शायद ऐसा बोला था इस क्वेश्चन में, यस, डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू एफ की जगह क्या रखोगे, M इंटू ए और V, ठीक। M इधर नीचे आ जाएगा, सो P अपॉन M इज इक्वल्स टू A इंटू वी, करेक्ट। और P अपॉन एम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो P अपॉन एम भी पूरा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। कैसे सर, क्योंकि पावर कांस्टेंट थी और मास भी कांस्टेंट है, तो पूरा मिलके कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कोई कांस्टेंट K बोल दो आप, ठीक। तो P अपॉन एम कांस्टेंट K हो गया इज इक्वल्स टू A इंटू वी हो गया, ठीक। अब यहां से देख सकते हो आप A इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K हो गया। अब आपको x और t का रिलेशन निकालना है। A को आप क्या लिख सकते हो, बोलो dv बाई dt, सही है। और इंटू में v इज इक्वल्स टू K, ठीक। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये dt उधर चला जाएगा और ये dv इंटू वी को आप v इंटू dv लिख दोगे, चेक कर लो भाई, v इंटू dv लिख दिया इज इक्वल्स टू dt उधर चला जाएगा, सो K इंटू dt हो गया। लो पुरानी कहानी पे पहुंच गए। इंटीग्रेट अगर आप कर दोगे यहां से तो v का स्क्वायर अपॉन में 2 है ना, इज इक्वल्स टू K आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना बन गया तुम्हारा, t। तो के टी और आगे कांस्टेंट आएगा, मान लो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको आपने C1 बोल दिया, उससे आपका कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया बताओ, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू के टी, ओके, और प्लस 2 इंटू C1, ये लो, ठीक। क्या दिक्कत है बताओ। और उसके बाद ध्यान से चेक करो, अब आपको इन सब चीजों से कोई मतलब है नहीं, ये 2C1 जो आ रहा है, 2K जो आ रहा है, सिंपली आप देख रहे हो v इज प्रोपोर्शनेट टू t की पावर 1, बाकी अब आप वैसे आगे कर लेना। ये सेकेंड रूट है क्वेश्चन को करने का, ये और आसान है, ठीक। तो जैसे करना हो भाई वैसे कर लेना, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है बच्चों, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r, ठीक। तो चलिए देखिए जरा, ये एक पार्टिकल है, ये इसका सेंटर है, ओके, और रेडियस कितना है आपका, r है। सो रेडियस कितना है आपका, r है, ठीक। मास कितना है बच्चों इस पार्टिकल का, m, और ये ऐसे करके मूव कर रहा है। इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है। नाउ ये ऐसा हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि देयर इज अ सेंटीमीटर एस्केलेशन AC इज वेरिंग विद द टाइम एज गिवन बाय द फंक्शन दिस। तो यहां पर बच्चों सेंटीमीटर एस्केलेशन आपको दिया हुआ है, AC इज इक्वल्स टू कितना है बताओ, K का स्क्वायर, रेडियस R और T का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर एस्केलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर अगर ये सेंटीमीटर एस्केलेशन दिया है तो क्या आप सेंटीमीटर एस्केलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता था याद करो, v स्क्वायर अपॉन r, भूल चुके हो। अरे सेंटीमीटर फोर्स क्या होता था, mv स्क्वायर अपॉन r, क्यों भाई, सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है ये तो याद होगा, mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये अगर फोर्स है तो फोर्स की जगह क्या लिखोगे तुम, मास इनटू सेंटीमीटर एस्केलेशन, भाई सेंटीमीटर फोर्स की जगह मास इनटू सेंटीमीटर एस्केलेशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। m से m कट जाएगा तो AC कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r। तो सेंटीमीटर एस्केलेशन कितना आ जाएगा बताओ, v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा K स्क्वायर R T स्क्वायर, ये R उधर जाएगा, सो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर और R का स्क्वायर, भाई R इंटू R का स्क्वायर और T का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लोगे, सो V क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट लोगे, K का स्क्वायर हट जाएगा K बन जाएगा K का, R का स्क्वायर हट जाएगा R बन जाएगा, सही है ना, और T का स्क्वायर हटेगा T, यानी कि V की वैल्यू आ गई। ये क्या बता रहे हो सर, ये मैं बता रहा हूं कि इस पॉइंट पे जब देखोगे तो इसका V कितना है ये आपको पता चल गया, ये इसका V, ठीक। ये रही इसकी स्पीड, किसी पॉइंट पे इसकी स्पीड। लेकिन अब ये जो स्पीड है क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करना भाई। V बराबर कितना आ रहा है बताओ, KRT। अब ध्यान देना, K तो कांस्टेंट है और R भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट दिया, K कांस्टेंट, पर टाइम तो वेरिएबल है भैया। टाइम अगर चेंज करते जाओगे तो V चेंज होता जाएगा, चेक कर लो, टाइम की वैल्यू 1 रखो V कुछ और आएगा, टाइम की वैल्यू 2 रखो V कुछ और आएगा। यानी कि बच्चों ये जो स्पीड है कैसी, वेरिंग है। स्पीड कैसी, स्पीड इज वेरिंग, स्पीड इज वेरिंग। अब बताओ अगर स्पीड वेरी करती थी, है ना, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड इज द फंक्शन ऑफ टाइम हेयर। अब बताओ सर कैसा सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म, तो आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब क्या है,
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई, समय के साथ अगर v चेंज होता है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एस्केलेशन काम करते हैं, दो तरीके के एस्केलेशन, कितने फोर्स काम करते हैं, दो, सेंटीपिटल भी काम करता था और टेंजेंशियल भी काम करता था, लग रहा है आप भूल गए हो। ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर आपको पढ़ाया था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो तरीके के फोर्स काम करते हैं, एक तो सेंटीपिटल फोर्स काम करता है और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स काम करता है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ध्यान से चेक करिएगा, सेंटर की तरफ कौन लग रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ कौन लग रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स, और टेंजेंशियल कौन लग रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स। अब बताओ, ध्यान से चेक करो बच्चों, अब बताओ इन दोनों में से सेंटीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, इसमें से वर्क कौन करेगा, वर्क कौन करेगा, यानी कि पावर कौन डिलीवर करेगा, वर्क कौन करेगा, सेंटीपिटल फोर्स वर्क नहीं करेगा सर, सेंटीपिटल फोर्स वर्क नहीं करेगा। ध्यान से चेक कर लो, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स इस v के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, चेक कर लो भाई, इस v के साथ क्या है ये, परपेंडिकुलर, यानी कि एफ टी इज परपेंडिकुलर टू v। अब बताओ, तो या आप बोल सकते हो सेंटीपिटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ, मोशन की डायरेक्शन के साथ, किसी पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन देखोगे तो टेंजेंट से दिखाओगे v, v और fc के बीच में एंगल कितना है, 90। तो अभी अभी पढ़ाया था पावर डिलीवर्ड कितनी होगी भाई, देखो दो तरीके हैं देखने के, नंबर वन, एक तो सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, ऐसे आप देख लो, तो सेंटीपिटल फोर्स के द्वारा डिलीवर्ड की गई पावर 0, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है और ये रहा मोशन की डायरेक्शन, एंगल कितना बन रहा है बताओ, 90, तो सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा तो पावर 0। दूसरा देखने का तरीका है, आपको पढ़ाया था ना आज फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर C, सही है, तो वेक्टर FC कहां है, सेंटर की तरफ, चेक कर लो, और डॉट, अगर v को हम थोड़ी देर के लिए वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर v ऐसा है, दोनों के बीच एंगल कैसा है, 90 भैया, चेक कर लो, FC इज परपेंडिकुलर टू v है, इसलिए FC नो पावर, पावर कितनी आ जाएगी इसकी वजह से, 0, सही है ना। तो पावर कौन डेलीवर करेगा, ओनली टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि जिधर टेंजेंशियल फोर्स है, ये रहा टेंजेंशियल फोर्स और इसी डायरेक्शन में v है, इसी डायरेक्शन में v है, ठीक है। तो बच्चों पावर केवल इसकी वजह से बनेगी, ओनली ft विल डिलीवर द पावर, ओनली ft की वजह से क्या होगी, पावर बनेगी। तो बस लगा दीजिए ft और v सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा यहां से फॉर्मूला, ओहो कहां चला गया भाई, तो पावर ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू v, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 एंगल 1 हो गया, ठीक है, मतलब एंगल 1 नहीं, एंगल 0 हो गया, तो cos 0 1 हो गया, ठीक भैया, ये लगाया है, लो परेशान मत हो, एफ टी इंटू वी इंटू कॉस एंगल 0, चेक कर लो, एफ टी और v के बीच में एंगल कितना है, 0 है, ठीक है ना, और cos 0 1 हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स इंटू वी, और टेंजेंशियल फोर्स कितना है, चेक कर लो, टेंजेंशियल फोर्स कैसे निकालोगे, टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू, हाँ भाई ध्यान दें जरा, कहाँ गया, टेंजेंशियल फोर्स आप कैसे निकालोगे, ये भी समस्या का विषय है, टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं पता है, तो मास इंटू टेंजेंशियल एस्केलेशन, और टेंजेंशियल एस्केलेशन कैसे निकालते थे, याद है, डी बाय डी टी ऑफ मॉड वी, ठीक, क्योंकि टेंजेंशियल एस्केलेशन क्या करता था, v को चेंज करता था, याद है, टेंजेंशियल एस्केलेशन क्या करता था, v को चेंज करता था, भाई सारा पढ़ा चुका हूं मैं, बेवजह टाइम दे रहा हूं। तो टेंजेंशियल एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या होता था, कॉपी उठा के रिवाइज करके आइए, सर्कुलर मोशन dv बाई dt, ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, d बाय dt ऑफ, और v तुम निकाल के बैठे हुए हो, ध्यान से चेक कर लो, v कितना है, krt, अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ध्यान दो बच्चों, r और k कांस्टेंट है, तो kr बाहर आ जाएगा, और इनटू में d बाय dt ऑफ t हो जाएगा, सही है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास, kr और d बाय dt ऑफ t कितना हो जाएगा, 1, तो आंसर इज kr। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया बच्चों आपके पास, k इंटू r, ठीक, टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया, k इंटू r, करेक्ट। नाउ ओ सॉरी, टेंजेंशियल एस्केलेशन आया है, फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल एस्केलेशन आया है, ठीक, k इंटू r। अब टेंजेंशियल फोर्स कितना आ जाएगा, मास इंटू टेंजेंशियल एस्केलेशन कितना आया है, के आर, सो एम के आर, ये टेंजेंशियल फोर्स आ गया, उठा के रख दीजिए, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी कितना आ गया, एम के आर इंटू में वी, और वी कितना है, वी कितना है, के आर टी, चेक कर लो, वी कितना है, के आर टी, सॉरी, वी की जगह क्या रखा, के आर टी। तो यहां से बच्चों पावर
कितनी आ गई टोटल बोल दो, चाहे पावर ड्यू टू टेंजेंशियल, क्योंकि पावर ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स तो 0 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा m और k इंटू के का स्क्वायर, r इंटू आर का स्क्वायर t। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है पावर का m के स्क्वायर r स्क्वायर t, m के स्क्वायर r स्क्वायर t? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, m के स्क्वायर r स्क्वायर t। ठीक ना बच्चों, एक फाइनल क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि आप भी आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, आप खुद से ट्राई करो, मैं वैसे करवा दूंगा अभी। इसका आंसर इतना कुछ आएगा, ठीक। सुनो क्या कह रहा है आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। कह रहा है एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम 10% विद एन एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन बीइंग 68 किलोग्राम। अब ध्यान दो, ये एक एलिवेटर है इस तरीके से, ठीक, और इस एलिवेटर में 10 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 ऐसे करते करते कितने लोग खड़े हैं, 10 लोग, 10 लोग, 10 पीपल, 10 पर्सन्स, 10 पर्सन्स, करेक्ट। अब ध्यान देना बच्चों, ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, एक का मास कितना है, एवरेज मास 68, मतलब आपको मान के चलना है क्वेश्चन में एक बंदे का मास कितना है 68 किलोग्राम। अब एक बात बताओ, एक बंदे का मास 68 है तो 10 बंदों का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 10%, मास ऑफ 10% कितना हो जाएगा बताओ, 68 इंटू, और जी की वैल्यू भाई, जी भी छोड़ो अभी आप, 10 बंदों का मास इतना किलोग्राम हो जाएगा, कितना बोलो, 680 किलोग्राम, सही है, ये 10 बंदों का, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो इन बंदों का वेट उठाना पड़ेगा इसको, तो 10 बंदों का वेट कितना हो जाएगा, तो वेट, और वेट भी एक तरीके का फोर्स है भैया, ध्यान देना जरा, वेट ऑफ 10% कितना हो जाएगा, 10% का वेट कितना हो जाएगा बताओ, 10% का वेट, हाँ भाई, टोटल मास, मास टोटल m इंटू जी होता है, इंटू जी, सो मास टोटल कितना है 680, और जी कितना है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 6800 न्यूटन, सही है, 6800 न्यूटन। तो इतना तो वेट उठाएगी किसका, मशीन, इन 10 बंदों का, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे भी इन्होंने हमें दिया हुआ है सवाल, उसको मत भूल जाना, इस बार फ्रिक्शनल फोर्स भी इन्वॉल्व है, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 6000 न्यूटन। अब ये बड़ा सोचने वाला विषय है, ध्यान से सुनो भाई, लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, और लिफ्ट की मशीन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना लग रहा है 6000 न्यूटन, ध्यान से सुनो, ठीक। सो ध्यान से सुनिए बच्चों, मशीन को क्या फ्रिक्शन के अगेंस्ट नहीं वर्क करना पड़ेगा, सोचो, मशीन को क्या फ्रिक्शन के अगेंस्ट नहीं वर्क करना पड़ेगा, सोचो भाई, तभी तो मशीन ऊपर जा पाएगी ना, ये मतलब एलिवेटर तभी तो ऊपर जाएगा, एलिवेटर को फ्रिक्शन बोलेगा हम जाने नहीं देंगे, एलिवेटर ने पूछा फ्रिक्शन से भाई कितना लग रहे हो बताओ, तो फ्रिक्शन ने बोला मैं तो 6000 न्यूटन हूं, तो एक तरीके से मशीन, ध्यान से सुनिएगा, एक तरीके से मशीन ये 10 बंदों का वेट उठा रही है, ठीक है ना, 10 बंदों का तो वेट उठा ही रही है, साथ में साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 6000 न्यूटन का भी वेट उठा रही है, ऐसा लग रहा है, समझे बात, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इस पे कितना लग रहा है बच्चों 6000 न्यूटन का, ठीक है। तो भैया उसको भी तो अपोज करने के लिए मशीन वर्क करेगी ना, तो कहने का मतलब है मशीन एक तरीके से जो टोटल वेट उठा रही है, मशीन एक तरीके से जो टोटल वेट लिफ्ट कर रही है मशीन, वो 6800 न्यूटन इन बंदों का तो कर ही रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए भी 6000 न्यूटन मशीन ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी, तो मशीन को टोटल कितना लगाना पड़ेगा, चेक कर लो भाई, 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 8 8 6 6 12, इतना 12800 न्यूटन का फोर्स जब मशीन ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी तब मशीन जाके ऊपर चल पाएगी, वरना तो फ्रिक्शन उसको रोक देगा। अब इसने सवाल क्या पूछा है कि इफ द एलिवेटर इज मूविंग अप इट्स विद द फुल कैपेसिटी द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। अब बस पावर निकालना है, पावर निकालना है, ठीक है ना, पावर निकालना है, और अगर पावर आपको निकालना है सो यस, P इज इक्वल टू हम क्या लगा देंगे F इंटू वी, करेक्ट, ओके। अच्छा, मास ऑफ द एलिवेटर भी दे दिया यार इस क्वेश्चन में भाई, मास ऑफ द एलिवेटर भी दे दिया है, लेट मी चेक, वही वाला क्वेश्चन है, अच्छा मास ऑफ द एलिवेटर भी दे दिया यार इन्होंने इस क्वेश्चन में, और स्पीड नहीं दिया, अरे यार ये हाँ स्पीड दिया हुआ है, ठीक है ना, स्पीड दिया है, मास ऑफ द एलिवेटर भी दे दिया, तो वो भी लेना पड़ेगा यार, और क्या है ना, मास ऑफ द एलिवेटर भी लेना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, ले लो भैया, है ना। सुनो, इस एलिवेटर का भी कुछ ना कुछ मास है, इस मशीन का भी कुछ ना कुछ मास है, इसका मास कितना है बताओ, मास ऑफ द एलिवेटर भी दे दिया 920 किलोग्राम, कितना 920 किलोग्राम, सही है, तो इसका वेट भी उठाएगी, तभी ये टोटल वेट नहीं आया, इसमें आपको
इस मशीन का जो मास है 920, इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, वेट। सो वेट ऑफ द मशीन, वेट ऑफ द मशीन, मशीन अपना भी वेट उठाएगी। सो वेट ऑफ द मशीन, वेट ऑफ द मशीन इज इक्वल्स टू m इंटू जी, यानी कि 920 इंटू जी की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा 9200 न्यूटन। ठीक है, अब आप यहां पर टोटल वेट निकाल लो जितना मशीन को उठाना पड़ेगा। कितना उठाना पड़ेगा, एक तो 10 बंदों का वेट यानी कि 6800 न्यूटन, प्लस अपना खुद का वेट उठाना पड़ेगा यानी कि 9200 न्यूटन, और प्लस ये भी तो उठाना पड़ेगा 6000 न्यूटन, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा ना इतना फोर्स। तो कितना है 6000, जोड़ लो भैया कितना हो जाएगा, चेक कर लो। 6800 है ना, 9200, उसके बाद 6000, तो 0 0 8 + 2 10 बन जाएगा यहाँ पर। तो 10 10 6 कितना होता है 16 22, तो 22000 न्यूटन का टोटल वेट लग रहा है मशीन को एक तरीके से। और इसी 22000 न्यूटन फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू एक तरीके से, ये 22000 न्यूटन ऐसा नीचे लग रहा है, तो मशीन जब 22000 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी तब तो कम से कम चल पाएगी। ठीक है ना, तो एक तरीके से ये टोटल फोर्स है, ये एक तरीके से क्या है टोटल फोर्स जो मशीन को लगाना पड़ेगा। कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, इतना फोर्स मशीन को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो मशीन को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द फोर्स बाय द मशीन, कम से कम इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा, तब मशीन ऊपर जा पाएगी। कितना 22000 न्यूटन, 22000 न्यूटन। समझो भैया, 10 बंदों का वेट, अपना खुद का वेट, और फ्रिक्शन फोर्स नीचे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को नहीं चलने दे रहा है, तो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करने के लिए मशीन को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फ्रिक्शन फोर्स लगा है। सही है ना, तो इसलिए हमने सारे फोर्सेस को जोड़ दिया और ऐसा सोचा कि मशीन को ऊपर की डायरेक्शन में कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो जा पाएगी। और मशीन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी हुई है, कितनी है बताइए, चेक कर लीजिए, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब बताओ कि आप पावर नहीं निकाल पाओगे, P = F × D, F × D कह रहा हूं, सॉरी, F × V। सो पावर ऑफ द मशीन या एलिवेटर समझ जाना यार, है ना, क्या हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर V, तो यहां से हो जाएगा दोनों सेम डायरेक्शन में FV cos 0। चेक कर लो भैया, मशीन ऊपर फोर्स लगा रही है और उसका V भी ऊपर के डायरेक्शन में है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0 हो गया, और ये सब गायब भी हो गया, पता नहीं कहां। ओहो, क्या कर दिया यार मैंने कहाँ गई मशीन हमारी, सब आगे पीछे हो गया भाई। अरे मैं लिख दे रहा हूँ यार, समझ जाना, ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन है, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन है। ठीक, और डायग्राम कहाँ गया, क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये लो, F और V सेम डायरेक्शन में, तो एंगल हो गया 0। ठीक, अरे यहीं पे कर दे रहा हूँ, लो खुल गया पेज। P = F डॉट V, F हो गया 22000 और V हो गया 3, है ना, 22000 और 3 कितना आ जाएगा 66000 वाट। ठीक, और ये हुआ FV cos 0, और cos 0 1, इसलिए F × V सीधे लगा दिया, F × V। सही है, इतना आ गया। और अगर बस यही कुछ ऑप्शन होगा भैया, चेक कर लो, है ना, कितना ऑप्शन है, ये 66000 वाट, और क्या पता किलोवाट में दिया होता तो इसको हम 1000 से डिवाइड लगा देते हैं, तब ये किस में आ जाता आपका किलोवाट में। चलिए इसको मैं आपको PDF भेज देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बच्चों आपका फिनिश हो गया वर्क एनर्जी एंड पावर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके।